नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में सीआईडी ने दर्ज की नई केस। सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में बनी एसआईटी आम लोगों और परीक्षार्थियों से मांगे सबूत। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में पुलिस की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। इस मामले में सीआईडी ने पहले एक केस टेक ओवर कर चुकी है। अब सीआईडी ने नई केस दर्ज की है। यह केस जेएसएससी की ओर से दर्ज शिकायत के बाद की गई है। जेएसएससी की ओर से सीआईडी में दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि 21 और 22 सितंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी। परीक्षा पूरी तरह कदाचार व पेपर लीक से मुक्त थी, लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो और तस्वीरें वायरल कर परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए हैं। पेपर लीक मामले में शिकायत रातू थाने में दर्ज कराई गई है। यह मामला राजेश कुमार के बयान पर 18 दिसंबर को दर्ज हुआ था। केस के आईओ अमित पांडे बनाए गए हैं। इस केस को भी सीआईडी ने टेक ओवर किया है। इस केस और जेएसएससी की शिकायत पर की गई केस की संयुक्त जांच एसआईटी करेगी। इसके लिए सीआईडी डीआईजी के नेतृत्व में टीम बनी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है सीजीएल परीक्षा 2023 का परिणाम अगले आदेश तक घोषित नहीं करने की बात कही। प्रतिवादी राज्य सरकार, मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव व सदर थाना प्रभारी को प्रार्थियों द्वारा की गई शिकायत पर तत्काल एफआईआर दर्ज करने, आरोपों की जाँच करने और अगली सुनवाई की तारीख तक जांच का स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड पुलिस सीआईडी जांच और एसआईटी के साथ साथ आम लोगों और परीक्षार्थियों से भी मदद मांगी है। पुलिस ने उन्हें सबूत देने की अपील की है। डीजीपी अनुराग गुप्ता के मुताबिक राज्य में विज्ञापन के जरिए आम लोगों तक सूचना पहुंचाई गई है। किसी भी व्यक्ति के पास पेपर लीक से जुड़ा कोई साक्ष्य हो तो इसे सीआईडी को उपलब्ध कराए और साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जाएगा। झारखंड में बदलेगा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राज्य की नहीं होगी भूमिका। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह में संभावित है, जबकि झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव फरवरी से पहले होने की कोई संभावना नहीं है। दिसंबर के पहले सप्ताह में विधानसभा में पार्टी के हार को लेकर चले 2 दिन के मंथन के बाद प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि सदस्यता अभियान के माध्यम से कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाले संगठन का निर्माण करेंगे। फरवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन हो जाएगा। ऐसे में राज्य में चुनाव होने की वजह से सदस्यता अभियान नहीं चला था। बगैर सदस्यता अभियान के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में झारखंड की कोई भूमिका नहीं होगी। अगर वोटिंग हुई तो झारखंड की ओर से कोई वोट नहीं डाल पाएगा। केंद्र संगठन से 29 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों के नाम की घोषणा कर दी है। इसमें झारखंड के साथ साथ महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर का नाम नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसी संभावना है कि 20 जनवरी तक 29 राज्यों के अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। जिन नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी बनाया गया है, उन्हें कहा गया है कि 20 जनवरी तक वे प्रदेश अध्यक्षों को और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव कर लें। वही झारखंड में 14 जनवरी तक चलेगा सदस्यता अभियान। झारखंड में भी सदस्यता अभियान चल रहा है। यह अभियान 14 जनवरी तक चलेगा। के बाद सक्रिय सदस्य बनाए जाएंगे। फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए समय तय होगा। झारखंड में कांके का पारा 3.3 डिग्री सेल्सियस। अभी 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान। आज से छाएंगे बादल, कुहासे से राहत नहीं। झारखंड में शीतलहर का सितम जारी है। ठंडी हवा के झोंकों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह गहरी धुंध छा रही है। ओस की बूंदें जमने लगी है। पिछले 24 घंटे में कांके राज्य में सबसे ठंडा रहा। यहाँ का पारा लुढ़क कर 3.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। खूंटी का न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 जनवरी से रांची सहित पूरे राज्य में बादल छाएंगे। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कपकपाती ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन 7 जनवरी को बादल छटेगा और न्यूनतम तापमान में एक बार फिर गिरावट आएगी। इसके एक बार फिर सर्दी अपना सितम दिखाएगी। मौसम विभाग के अनुसार अभी धुंध से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उधर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर शुक्रवार को भी झारखंड पर दिखा। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिन भर ठिठुरन रही व धुंध से लिपटी हुई थी।
इस वजह से सड़कों पर आम दिनों की अपेक्षा काफी कम लोग दिख रहे थे। ऐसी सर्दी में भी कुछ स्कूल खुल गए हैं। इस वजह से बच्चों के साथ अभिभावक भी ठंड में कांपते नजर आए। बीते कुछ दिनों में राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। स्थिति यह है कि धनबाद को छोड़कर सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी सुबह और देर शाम छाए रहने वाले कुहासे से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं शीतलहर से भी अभी बचने की संभावना नहीं है। सुबह में हल्का कोहरा या धुंध छाया रहेगा। इसके बाद आंशिक रूप से बादल छाया सकता है। एनसीटीई का बड़ा फैसला, इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करने वाले छात्रों को भी मिलेगी स्कॉलरशिप। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों को भी कल्याण छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। इसे लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। अभी तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शुरू किए गए इस पाठ्यक्रम में नामांकित विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। एनसीटीई ने इस पाठ्यक्रम में नामांकित SC, ST तथा OBC विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ देने तथा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में इस पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने को लेकर संबंधित मंत्रालय से चर्चा की है। जल्द इसे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में शामिल कर लिया जाएगा। एनसीटीई का कहना है कि वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP पाठ्यक्रम में भी छात्रों को स्कॉलरशिप मिलने से उनका मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही इस पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। स्कॉलरशिप का फायदा लेने के लिए छात्रों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में रजिस्टर भी करना होगा। ग्राम सभा को योजना और लाभुक चुनने का अधिकार मिलेगा। पेशा नियमावली लागू होने से ग्राम सभाओं को विकास योजना और लाभुकों को चुनने का अधिकार मिलेगा। ग्राम सभा अपने गांव में चल रही योजनाओं का औचक निरीक्षण कर सकेगी। सोशल ऑडिट के अलावा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच कर सकेगी। लघु खनिज जैसे मिट्टी, पत्थर, बालू आदि पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। व्यवसायिक बालू घाटों में ग्राम सभा का अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ग्राम सभाएं वनोपज की खरीद और बिक्री के लिए न्यूनतम मूल्य तय कर सकेगी। अधिसूचित क्षेत्र में चावल से निर्मित शराब के उत्पादन, उपभोग व भंडारण भी कर सकेगी और औषधीय पौधों, कंदमूल समेत स्थानीय वनोपज उत्पाद पर मालिकाना हक भी ग्राम सभा के पास होगा। विभिन्न वर्गों, समुदायों के सुझावों के बाद संशोधित पैसा नियमावली को झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग ने तैयार कर लिया है। जनजातियों के कुछ पारंपरिक संगठन ने भी नियमावली के लिए कई सुझाव दिए हैं, जिनमें से कई नियम संगत सुझाव को विभाग ने स्वीकार किया है। ये लोग सरकार की ओर से तैयार नियमावली के पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कुछ संगठन इसमें कुछ बदलाव की मांग को लेकर लामबंद हो रहे हैं। संशोधन के बाद तैयार पेशा नियमावली पर पंचायती राज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि भारत के संविधान में यह प्रावधान है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। स्थानीय सरकार राज्य सूची में है। स्थानीय सरकार अंतर्गत ही पेशा कानून एवं पंचायती स्वशासी व्यवस्था आते हैं। संविधान अंतर्गत भाग 9 में पंचायत स्वशासी व्यवस्था का प्रावधान है, जो कि एक स्थानीय सरकार है। पेशा कानून भी संविधान के भाग 9 का विस्तार है। अतः स्थानीय सरकार के विषय पर राज्य सरकार को ही कानून बनाने का अधिकार है। इसलिए 10 राज्यों ने पहले अपने पंचायती अधिनियम बनाए, जिनके अधिनियम पेशा अधिनियम से पूर्व में आए थे। उन्होंने अपने कानून में संशोधन किया, लेकिन राज्यों ने पेशा 1996 बनने के बाद पेशा के प्रावधानों को समाहित करते हुए अपने राज्यों का कानून बनाया। साथ ही सभी 10 राज्यों ने पेशा नियमावली अपने पंचायती राज कानून के अंतर्गत ही बनाया है। झारखंड में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। DMFT के तहत संचालित योजनाओं की DDC ने की समीक्षा, कहा अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में लाएं तेजी। समाहरणालय कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त गिरिजा शंकर प्रसाद ने जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। DDC श्री प्रसाद ने भवन प्रमंडल की ओर से DMFT के तहत जिला में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्र की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अपूर्ण केंद्र को जल्द पूर्ण करने व पूर्ण केंद्र को जिला समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को कहा। DDC ने प्रखंडवार निर्माण कार्य शुरू, प्रगति व पूर्ण होने की जानकारी ली। क्रम में 25 कई केंद्र का निर्माण भूमि उपलब्ध नहीं होने व भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की बात सामने आई। DDC ने संबंधित एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को इस बाबत प्रतिवेदन जिला को समर्पित करते हुए उपलब्ध आवंटन की राशि को विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया। DDC श्री प्रसाद ने DMFT के तहत संचालित योजनाओं का लक्ष्य अनुरूप कार्य में तेजी लाने को कहा। DDC ने कहा PCC सड़क निर्माण, विभिन्न विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण समेत अन्य कार्य में पूरे अभिलेख का जांच होने के बाद ही दूसरे किस्त की राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को करने का निर्देश दिया। DDC ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य मामले कार्य प्रमंडल, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल, NREP पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, चास व तेनुघाट बात प्रमंडल की ओर से DMFT के तहत संचालित योजना प्रगति की समीक्षा कर
पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। बात करते हैं राज्य की एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां धनबाद में जोरदार आवाज के साथ फटी जमीन, दहशत में लोग, धरने पर बैठी महिलाएं। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र के कैशलपुर कुम्हार बस्ती व AKWMC कोलियरी के मां अम्बे आउटसोर्सिंग परियोजना के समीप शुक्रवार की अहले सुबह लगभग 4 बजे जोरदार आवाज के साथ जमीन पर कई जगह दरार पड़ गई। इससे यहाँ आसपास में रह लगे लोगों में दहशत व्याप्त हो गया। गांव के ग्रामीण एकजुट होकर समीप स्थित मैदान में लाठी डंडे के साथ हाथ में झंडा लिए सुबह लगभग 10:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया। AKWMC परियोजना के विस्तारीकरण व अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी की। महिलाओं ने मोर्चा संभालते हुए जुलूस की शक्ल में हाथ में बैनर लिए कतरास थाना के मुख्य गेट पर पहुंच धरना पर बैठ गए। थानेदार ने शीघ्र कार्रवाई और अवैध उत्खनन स्थल की भराई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद सभी वापस चले गए। इधर देर शाम लगभग 6 बजे कुम्हार बस्ती व पंजाबी मोहल्ला के ग्रामीणों के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक व मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान पत्थरबाजी से कुम्हार बस्ती के राहुल कुमार समेत अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। राहुल गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे निश्चितपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बोकारो अस्पताल ले गया, जबकि अन्य घायल स्थानीय अस्पताल में इलाज कर छोड़ दिया गया है। विधि व्यवस्था को लेकर घटनास्थल पर DSP पुरुषोत्तम सिंह समेत कतरास, तेतुलमारी थाना व रामकनाली OP पुलिस पहुंचकर मामला शांत कराया।